लोग स्टेंट की बात करते हैं, अरे उसके स्टेंट लग गया, ये डॉक्टर ड्यू टू कर्सी टू कैलाश हॉस्पिटल डॉक्टर गंभीर, तो ये स्टेंट ऐसे लगता है, ये देखिए ऐसे होता है जल छन्नीदार, ये ऐसे लगता है, ये मॉडल उन्हीं का दिया हुआ है। नेक्स्ट, ये कैसे होता है, देखो ये मॉडल दिखाया गया, यहाँ पे डाला, फिर इसके बाद इसको, अब यहाँ का जमा था ना, ये सब कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा, आर्टरी ब्लॉक है, तो ये स्टेंट डाला गया पहले। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इसको ये देखिए फिर थोड़ा सा इन्फ्लेट किया गया, इसको फिर फुला दिया गया, बैलूनिंग कहलाती है, तो ये डिपोजिशन है, दब गया, दबने से क्या हो गया आपका, नेक्स्ट, अब ये देखिए ब्लड फ्लो बढ़ गया। तो ये स्टेंटिंग टेक्निक्स है, ये टेक्निक्स में ब्लॉक्स कैसे हटेंगे और इनको ये सारा, ये मैं इसलिए इट इज ऑल मैकेनिक्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए हम आप लोगों से क्या कह रहे थे, आप बिल्कुल बात सुन लीजिए, हमारा योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, बिल्कुल हमारी ये है विधाएं हमारी, और वेद, साथ में वेद भी है, मंत्रोथेरेपी, मंत्र के बिना बहन जी बिल्कुल ऐसा सुकून महसूस होता है कि आप कुछ पूछिए नहीं। मंत्र में वाइब्रेशंस जो है ना, वेव्स जो आती हैं, ये सारी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे आप लोग करोगे, कोई करेगा ही नहीं बाहर का, और एक से एक अवार्ड सरकार देने को तैयार है, विदेश वालों को तो विदेशी तो देंगे देंगे। तो आप लोग जो मंत्र, एक एक मंत्र, हमारे वेदों के एक एक मंत्र की बहुत बड़ी बड़ी महत्ता है, एक एक को लेके बैठिए, उनके एनालिसिस करिए। इंस्ट्रूमेंट मैं मंगवा रहा हूं, मैंने देखे हैं, इंस्ट्रूमेंट लेके मेजर करूंगा कि आपका कैसे कैसे सिस्टम ठीक हुआ, उनका वाइब्रेशंस क्या, पूरी मॉडल करके डाटा डालेंगे, तो दैट पार्ट विल बी डन। नेक्स्ट, ये मोमेंटम होता है, मूवमेंट करने के लिए होता है। और नेक्स्ट, एनर्जी, एनर्जी के लिए जरूरी है। अब एनर्जी देखिए जो होती है वो तीन तरीके के हम लोग मानते हैं। एक पोटेंशियल एनर्जी, खड़े हैं, यहां रखी हुई चीज है, इसको उठाया, यहां से यहां तक लाए, मतलब मास ग्रेविटी के खिलाफ, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ उठा रहे हैं, हाइट तक गया, तो mgh एक एनर्जी होती है। एक ये है कि दौड़ रहे हैं, मास भारी हो तो वेलोसिटी कम दौड़ेगी, हल्के हो फट से दौड़ जाओगे। तो वेलोसिटी जो वेग है उसका स्क्वायर, मतलब वेग इंटू वेग, मास वेग इंटू वेग बटे 2, ये काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। ये दोनों, एक होता प्रेशर एनर्जी, प्रेशर से क्या है, अब ऐसे तो चलने वाले हो नहीं, बहुत सारे ऐसे सुनते ही नहीं है, अच्छा इनको धक्का दो तभी चलेंगे ये, तो प्रेशर लगाया कि चलो नहीं कर रहे काम, अब उनको खुद को मतलब खुद बिना दबाव के चलते नहीं है, तो वो प्रेशर एनर्जी कहलाती है। तो तीनों एनर्जी जो है हमारे आगे आपको बताने वाले, इन तीनों एनर्जी का सम जो कांस्टेंट होता है, इसको साइंटिस्ट बर्नौली ने दिया था, साइंटिस्ट बर्नौली ने दिया था। ये मैं अभी बताता हूं कहां यूज हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अब हमारा कैप्सूल चालू होता है, अब हमारे कैप्सूल जो है, ब्रीदिंग कैप्सूल चालू होते हैं। अभी तक तो प्रियम्बल था पूरा, ब्रीदिंग कैप्सूल्स, ये ब्रीदिंग मैकेनिक्स के प्राणायाम। देखिए प्राणा जो हमारे स्वामी जी हमें योग को जनमानस तक पहुंचाया है, तो हम लोगों का फर्ज ये बनता है कि सब कुछ हो रहा है, उसकी मैकेनिक्स हम ही लोगों को करना पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं करेगा। उसकी काइनेटिक्स हमें लोग दबा दे रहे हैं, उसकी काइनेटिक्स हमें ही करनी पड़ेगी। तो ये हमारा है और सभी लोग लगेंगे। आध्यात्मिक भाव से तो हम कर रहे हैं, लेकिन साइंटिफिक भाव से हम लोगों को ही करना पड़ेगा, खासकर जो जिनका जो भी योगदान है, साइंस वाले जो भी हैं। तो इसमें देखिए, देखो एक इंपॉर्टेंट बात बहुत सोचे, जब हम सांस ले रहे हैं, सांस ली, आप सांस ले रहे हैं और फिर इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल भी कर रहे हैं, देयर इज नो गैप। क्या आप ऐसा होता है अब मैं सांस ले रहा हूं अब मैं छोड़, ऐसा तो नहीं है। बॉडी ऑटो रेगुलेटिव सिस्टम है अपने आप, देयर इज नो गैप। ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट में थोड़ा सा जो गैप है, वो गैप बहुत छोटा होता है, डेल्टा टी टाइम होता है, विच यू कांट रियलाइज इफ यू आर हेल्दी। अगर बीच में गैप आ गया तो आप डिजीज है, एस्थमेटिक है, सीओपीडी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, वो हो जाती हैं जाकर के, तो वो नहीं होनी है। ओके, तो मैंने क्या बताया, इनहेलेशन आर टेकिंग ऑफ एयर, ए पास पास बीच छोटा सा टाइम, फिर एक्सहेलेशन, फिर इस तरीके से चालू होता है। नेक्स्ट, ये डिफरेंट टाइप की नॉइजेस हैं। चलिए ब्रीदिंग, अच्छा ये देखिए, साइंटिफिकली 3 बातें जाननी बहुत जरूरी है ब्रीदिंग में। ब्रीदिंग मैकेनिक्स मतलब प्राणायाम क्या है बातें, एक है रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन, ऑक्सीजनेशन, रेगुलेशन। क्या है रिस्पायरेशन, क्या है, ये मैकेनिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल प्रोसेस मतलब हम सांस ले रहे हैं मैकेनिकली, एंड
while respiration breathing is a mechanical process, while respiration सांस लेने के बाद अंदर कहां कहां जा रही है, कैसे कैसे रिएक्शन हो रहा है, इट्स ए केमिकल प्रोसेस. नेक्स्ट स्लाइड. ऑक्सीजनेशन से मतलब होता है आप हमने सांस ली और हमारे आपको पता है कि जब सांस लेते हैं तो हमें 2 to the power 22 अभी दिखाते हैं 23 टाइम्स डिवीजन होता है, पूरा आर्टीरियल ट्री बनता है जिसमें कि किनारे पे नोड्यूल्स जो होते हैं वो एल्वेलर सैक्स होते हैं जहां एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होता है. तो पूरी ऑक्सीजन जो बनती है ऑक्सीजन सेल्स को जाती है, प्लाज्मा को जाती है और वो पूरा डिवाइड हो जाता है जाकर के. नर्वस सिस्टम हमारा क्या करता है, ये रेगुलेट करता है कहां पे कितना कितना पहुंचना है. दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. तो इट कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल यूज्ड इन ब्रीथिंग. तो नर्वस सिस्टम हमारा पूरे ऑक्सीजन को इस लेवल को रेगुलेट करता है कहां कितनी जानी है. नेक्स्ट. अब देखिए 5 प्राणायाम पे हम टाइम हमारा लिमिटेड है तो 5 प्राणायाम को बड़े बड़े कायदे से मैं बताऊंगा. पहले मैंने आप बताऊं, जब आप खड़े हुए हैं सांस ले रहे हैं 500 सीसी ऑफ एयर सांस ले रहे हैं नॉर्मल रेस्टिंग में, और जिसमें से 350 सीसी ऑफ एयर से जो ऑक्सीजन बनती है वो ऑक्सीजन हमारे सेल्स को जाती है, प्लाज्मा में जाएगी, और 150 सीसी ऑफ एयर से जो ऑक्सीजन बनेगी वो हमारे डेड स्पेस में रहेगी या रिजर्वायर में रहेगी. बट इट इज नॉट सफिशिएंट, ये इतनी सफिशिएंट नहीं है, इसलिए हमें आपको पूरा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. तो क्या करना पड़ेगा, लोग तो पहले बताया नहीं, स्वामी जी ने बताया कि आप भस्त्रिका करो. भस्त्रिका मतलब डीप ब्रीथिंग. आप डीप ब्रीथिंग सीधा आप बैठे खड़े करिए आप बिल्कुल. तो जब डीप ब्रीथिंग आप करते हैं तो डीप ब्रीथिंग क्या है, इसमें आप फोर्सफुल इनहेलेशन करते हैं. फोर्सफुली इनहेलेशन. तो फोर्सफुल इनहेलेशन जब आप करते हैं तो यू आर इनहेलिंग 7 to 8 times more than the normal inhalation. 500 multiplied by 8 that is 4000 cc of air inhale करते हैं. तो 4000 cc of air से जो ऑक्सीजन बनती है वो ऑक्सीजन कहां बनेगी, एल्वेलर सैक्स में, वहां पे एक्सचेंज ऑक्सीजन. तो उतनी ज्यादा हमारी सेल्स को जाएगी, उतने प्लाज्मा में जाएगी. एनर्जी कैसे बनेगी, सेल्स में मिटोकॉन्ड्रिया होता है, लीवर से ग्लूकोज आया, ऑक्सीजन है, बर्न करेगी, एनर्जी बनेगी. और जब कोई चीज जलती है तो गंदी गैसेस भी होती हैं, अब उनको निकलना भी जरूरी है. अब वो निकलेंगी कैसे, आगे निकलेंगी, बताता हूं कैसे निकलती हैं अभी. ठीक है. तो दिस इज द फर्स्ट भस्त्रिका. इट इज कॉल्ड डीप ब्रीथिंग. इट इज कॉल्ड डीप ब्रीथिंग. और कितना करना है, नॉर्मल इनहेलेशन हम लोग 2.5 सेकेंड मानते हैं, और हेल्दी है तो आप बढ़ा भी सकते हैं. धीरे धीरे करत करत अभ्यास जड़मत होए. हाँ, तो ये जो जरूरी है आप करें इसको. और कितनी देर करेंगे, 2.5 मिनट से कम पे मत करना. पूछो क्यों. तो यह है, इसलिए करना है कि 2.5 मिनट से पहले आपके सेल एक्टिव नहीं होते हैं. आप जैसे रात में बैठे हो एकदम उठ के बैठ के चलने लगते हो क्या, नहीं. सेल्स का एक्टिवेशन जरूरी है. सेल एक्टिवेशन जो है, कुछ लोग हमारे सन्यासी भाई इन लोग तो तुरंत ही उठ के चल देंगे, क्यों, इतना इन्होंने तब किया हुआ है, इनका 2.5 मिनट पे इन पे नहीं लगता. इन पे बहुत सारी ये तो अलग से लोग हैं जो हमारे डिवोटेड लोग हैं. तो बिल्कुल एक्शन है, या धीरे धीरे आप बैलेंस कर, क्योंकि बॉडी ऑटो रेगुलेटिव सिस्टम, मैं नहीं कह रहा हूं फिक्स है, ऑटो रेगुलेटिव सिस्टम है, अपने आप एडजस्टमेंट होता है जाकर के सिस्टम. तो दैट कुड बी डन. फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ द बॉडी सिस्टम. सो ये लेते हैं, तो ये भस्त्रिका कहलाता है डीप ब्रीथिंग. तो ये तो हो गया ना. अब इसके साइंटिफिक वैलिडेशन पे आइए. नेक्स्ट स्लाइड. अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ, पास्कल साइंटिस्ट ने क्या कहा, जैसे अब पहले ये सुन लीजिए, गुब्बारा है, गुब्बारे में हवा भरिए, हवा प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, और हवा जो है उसके अंदर चारों तरफ बराबर फैलेगी. डू यू एग्री विद मी? यस. सो दिस इज द लॉ विच वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट पास्कल. पास्कल ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ द प्रेशर इनसाइड ए क्लोज वेसल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शन. लंग के अंदर जो हवा भरते हैं वो बराबर चारों तरफ हर तरफ फैलती है जाकर के. इससे होगा क्या, इट इम्पार्ट प्रेशर ऑन डायफ्राम एंड कैविटी ऑफ द लंग. इससे बराबर फैलती है. आप देखो ये जरूरी क्या है भाई, लंग आपका स्ट्रांग होना. कोविड में बहुत सारे लोग जिन्होंने योगा प्राणायाम बढ़िया किया, सब बढ़िया रहे, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी लंग की रही, उनकी लंग की वॉल की हाइपर इलास्टिसिटी बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहा, कुछ असर ही नहीं हुआ उनको. तो एजिंग के साथ साथ धीरे धीरे एज बढ़ती है, उसके साथ साथ रिजिडिटी बॉडी की बढ़ जाती है. धीरे एज के साथ देते ये दर्द वो दर्द, ये काम ये नहीं होता, तो
तो इसको मेंटेन रखने के लिए आपको योगा, प्राणायाम और आपको आसन, जितने भी यहाँ विषय हैं, अध्यात्मवाद, आपको पूरा दर्शन, ये सब चीज, ये मन को शांत चित्त अच्छे भाव प्रदान करता है। इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप इसको मत भूलें। मैं गणित का इसका मतलब नहीं, मैं दर्शन धीरे धीरे सीख रहा हूं ना। संस्कृत नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे मंत्र मंत्र से कुछ सीखूंगा, सीख जाऊंगा। जब तक यहां रहूंगा आखिरी दम तक तो कुछ सीख ही लूंगा ना, सीख लूंगा मैं। तो दिस इज द पास्कल्स लॉ विच इज द साइंटिफिक वैलिडेशन पार्ट ऑफ दिस। इस पे हमारे कई सारे पेपर हमने करे हैं कि रिजिडिटी ऑफ द लंग्स की रिजिडिटी कैसे स्ट्रॉन्ग करे, लंग फंक्शन, बायोमैकेनिक्स ऑफ ओनली लंग्स, दैट पार्ट वो हम लोगों ने, हमारे स्टूडेंट ने कई काम किया हुआ, अच्छे पेपर भी छापे हुए हैं, तो वो तो नहीं बता पाऊंगा, है अभी आगे है, लेकिन इतना नहीं बता पाऊंगा। अब आते हैं, अब जब आपने ऑक्सीजन एनर्जी बन गई आपकी, अब गंदी गैसेस निकलनी है, तो गैस निकलने के लिए क्या दूसरा प्राणायाम है, कपालभाति। उल्टा मत कर लेना, कपालभाति पहले कर लो। तो गंदी गैस निकलनी है, इसलिए कपालभाति आपको पता ही है कि आप सीधे बिल्कुल लग के सारा आउट आउट आउट, all the toxicant goes out and your system is renewed again. Am I right? So this is the Kapalbhati. You understand? Next slide. अब ये मैंने आपको बताया था ना, ये लंग्स है, ये एल्वेलर सैक्स है, ग्रेप लाइफ स्ट्रक्चर, जहां पे एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, एंड यू कैन सी वेरी वेल दिस टोटल लंग में ये एल्वेलाइज है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये रिस्पिरेटरी सिस्टम है। नेक्स्ट, ये फंक्शन ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम को ब्रेकअप करके, पार्ट करके फ्लो चार्ट में हमने दिया। सिस्टमेटिक पल्मोनरी सर्कुलेशन, एल्वेलाई ऑफ द लंग्स, कैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे पूरा सर्कुलेशन प्रोसेस है। नेक्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आर्टीरियल ट्री है, आप सांस ले रहे हैं, देखिए डिवाइड होते चला गया, ट्रेचिया से दो पार्ट, दो से दो, 23 टाइम्स 24 टाइम्स डिवीजन हुआ। एल्वेलर सैक्स, सबके डिवीजन ये है, डायमीटर ये है, कितने टाइम डिवीजन, कितने क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये मैथमेटिक्स पूरी है। इससे सबके एरिया वॉल्यूम हर लेवल पे यू कैन कैलकुलेट। एरिया मींस 4 पाई आर स्क्वायर ले रहे हैं, वॉल्यूम मींस 4/3 पाई आर क्यूब। तो जैसा जैसा है उस हिसाब से आप ले लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड। ये पैरामीटर्स है जो रिसर्च का बहुत बड़ा पार्ट बन सकते हैं। एयरवे रेजिस्टेंस, डायमीटर, म्यूकस ब्लॉकेज, सर्फेक्टेंस, एल्वेलर इलास्टिसिटी, ये बहुत सारे जिन पे कि लंग्स पे सारा वेंटिलेशन सिस्टम पे काम कर लिया गया है, कुछ पे करना है। मैं इस पे और जोड़ दूं, मैं अभी जब डीपास गया हुआ था तो हमने उनसे सब डिस्कस किया, डॉक्टर मोंटी शाह से सब डिस्कस किया, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड साइंसेज। तो मैंने उनसे कहा कि हमने ये कर लिया। मैंने कहा हाइपर इलास्टिसिटी पे आपने काम किया? बोले नहीं किया। आप प्रोजेक्ट डालिए। तो मेरा पेंडिंग चल रहा है, अब वो प्रोजेक्ट बिल्कुल अब लिख के तैयार करना है, अब 1-2 लोगों के साथ लग के। तो ये हमारा ये हो गया। नेक्स्ट, कपालभाति आपको पता है। आप इसकी मैकेनिक्स पे आ जाइए। ये देखो, इतना दबना चाहिए, बता दिया, एनिमेटेड है बिल्कुल, इससे कम दबा तो कुछ होने वाला नहीं है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जानते हो? एक अच्छा 10-12 रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है ना। अरे कुछ तो बोलो बीएससी वाले, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे होना, ऐसे इतना दबना चाहिए। चश्मे का लेंस नहीं ऐसे होता है। हाँ, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। मैकेनिक्स, इसकी मैकेनिक्स है क्या? कपालभाति में देखिए क्या है, वेरी लार्ज फोर्स फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। हमने क्या कपालभाति, लार्ज फोर्स 1 सेकंड के लिए लगा बाहर। तो लार्ज फोर्स क्या कहलाता है? इंपल्सिव फोर्स कहलाता है। उसकी जो डिफाइन किया गया इंपल्स, J इज ए इंपल्स, F इज ए फोर्स, T इज ए टाइम, टाइम इज 1 सेकेंड। तो ये जब टाइम स्पान होगा, फोर्स ग्रेटर होगा। एक लीनियर मोमेंटम नियम होता है, न्यूटन का लॉ है कि मास फाइनल वेलोसिटी में से मास और शुरू की वेलोसिटी घटा दो तो जो अंतर आएगा वो फोर्स के बराबर, वो फोर्स जनरेट करता है। तो ये हमारा कपालभाति पे डिपेंड करता है। तो ये लॉ है, लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम कहलाता है, जो कपालभाति में हमारा सीधा सीधा लार्ज फोर्स के लिए काम करता है जाकर के। तो इसी सिद्धांत पे हमारा सारा कपालभाति का पूरा लगता है। फोर्स बढ़ाते जाओ, टाइम करते जाओ, आपको पूरा कपालभाति का पूरा फायदा मिलेगा। तो ये अब आए अनुलोम विलोम। देखो, अनुलोम विलोम पूरा इंजीनियरिंग एस्पेक्ट है। पानी की पाइपलाइन है, बीच में जगह देखते हो ना, क्या देखते हो? वहां होल बने रहते, हवा निकालते रहते, है ना। अब आपको क्या है, देखें कि ये आप खुद देखिएगा कि ये हमारे साइनस है, फ्रंटल
मैक्सिलरी, ये साइनस है। क्या साइनस है? ये और ये दोनों ब्लॉक हुए, ये दोनों ब्लॉक। मेरे सिर में दर्द, रिसर्च स्कॉलर आ ही नहीं रहा, बिना बताए छुट्टी। तो क्यों सिर में दर्द हो रहा है? अब कतई किसी में दर्द हुआ तो डबल फाइन, बिल्कुल। तो ये साइनस है, ये खुले रहने चाहिए। कैसे खुलेंगे? अनुलोम विलोम करोगे। कैसे करोगे? गलत तरीके से करते हो तो गड़बड़ करते हो ना। देखिए साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या कहता है, हमारा जो भी सांस ले रहे हैं पैसेज खुला रहना चाहिए। अगर खुला नहीं रहेगा तो हवा वहीं घूमेगी। आप उसके लिए बिल्कुल इस तरीके से रखिए और यहां से 2.5 सेकंड में सांस लीजिए और ये दोनों उंगली यहां पे लाइए बिल्कुल, और ये पैसेज क्लियर करिए, तो यहां से बाहर निकालिए और फिर यहां से 2.5 सेकंड में लीजिए, पैसेज क्लियर, बाहर। 2.5 10 सेकंड का एक साइकिल, 1 मिनट में 6 बार, 5 मिनट में 30 बार, 2.5 मिनट में 15 बार। कुछ सोचना नहीं, उसी में लग जाना बिल्कुल। स्वामी जी देखो कितनी कितनी देर कराते रहते हैं। तो ये लगना बहुत जरूरी है। इससे क्या हो गया, ये हमारे जो पॉइंट्स है ना, ये सब खुले रहेंगे। जब पाइपलाइन में क्या है, सब खुला रहेगा तो कूड़ा जमा ही नहीं होगा, और ये सब पैसेज खुले रहेंगे तो कोई सर दर्द जुकाम। ये साइनस है, इंजीनियरिंग एस्पेक्ट है, वेरी क्लियर इंजीनियरिंग एस्पेक्ट कि ये इससे बिल्कुल खुला रहेगा जाकर के। तो ये अनुलोम विलोम का ये इसमें है। दिस इज ए काउंटर करंट ब्रीदिंग कहलाती है अनुलोम विलोम। नेक्स्ट, अब मैकेनिक्स इसकी क्या करती है, whenever some air is forced to pass through a pipe of irregular class, नाक का क्रॉस सेक्शन कैसा है, इरेगुलर है, बड़े से छोटा, तो इरेगुलर क्रॉस सेक्शन है। तो इससे होगा क्या कि फ्लो रेट, हर जगह फ्लो रेट कांस्टेंट रहेगा। जब फ्लो रेट कांस्टेंट रहेगा तो एनर्जी हेड भी कांस्टेंट रहेगा। तो एनर्जी हेड की हमने बात करी थी, 3 एनर्जी, प्रेशर एनर्जी और स्टैटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू द बर्नौली इक्वेशन द सम ऑफ द एनर्जी हेड रिमेन सेम एवरीवेयर, बट वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज फास्टर इन नैरो ट्यूब। नैरो ट्यूब में वेलोसिटी फास्ट हो जाती है ना, ट्यूब अगर नैरो फास्ट हो जाएगी ना, देन फास्ट नैरो ट्यूब देन दैट ऑफ वाइड एंड एयर फ्लो इन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो ये एक प्रिंसिपल है बर्नौली ने दिया था कि इसमें एनर्जी हेड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यू शुड गो इन। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल फॉर दैट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। भ्रामरी में देखिए, भ्रामरी में इफेक्ट ऑफ साउंड प्रेशर लेवल इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और इफेक्ट ऑफ साउंड प्रेशर लेवल ऑन द वोकल कॉर्ड, दो हैं। दोनों की साइंटिफिक क्या है मैं थोड़ा करके बता दूं। ये देखिए, अब जैसे बताया था ना, बिल्कुल कोई नहीं, हमने प्रेशर पॉइंट पे लगा लिया, ऐसे हल्का सा दबाया। कानों को लोग अंगूठा डाल देते हैं, अंगूठा नहीं है, जैसा हमारे सिंह साहब ने बताया तो वैसा, या इसको पिन्ना कहलाते हैं, ये पिन्ना, इनको दबा लीजिए, दिस इज पिन्ना, इसको दबा लीजिए और 2.5 सेकंड में इनहेल करिए। वाइब्रेटिंग साउंड ऑफ 16 to 20 मैक्सिमम 18 डेसिबल। वाइब्रेटिंग साउंड मैक्सिमम 16 to 18 डेसिबल से नहीं होनी चाहिए, ज्यादा से तो फिर 16 से 18। मैंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया है, मेरे पास आईआईटी में नॉइज एनालाइजर था, हमने खरीदा था, प्रोजेक्ट मिला था सन 94-95 प्रोजेक्ट मिला था, 1 करोड़ का आईआईटी रुड़की मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट को, तो 8 लाख का इक्विपमेंट खरीदा था, अब भी है। तो इस पे हमारा ये साउंड प्रेशर लेवल जो है हमारा 2.5 सेकंड में हमने लिया बारी। तो ये हमारा भ्रामरी का करेक्ट प्रोसीजर। उद्गीत में क्या है, अभी तक मुंह बंद था, अभी तक क्या था, मुंह बंद, अब क्या मुंह खुलेगा, ठीक है, मुंह खुला। तो कैसे, सीधे बिल्कुल आप बिल्कुल क्या चैंटिंग है, ओम कर दिया आपने। लेकिन अब हम तो कई जगह जाते रहते हैं, हम गए जामिया मिलिया गए, ओ मैं जामिया मिलिया गया, अलीगढ़ गया, दुबई गया, बोले वाई चैंटिंग ऑफ ओम। अरे मैंने कोई बात नहीं है, ये तो वाइब्रेशंस है, ओ एम वेव्स है, इस वेव्स ओम चलते जा रहे हैं। फिर क्या होना चाहिए, वे होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको जी बोली अल्लाह अकबर, क्या दिक्कत है, कुछ भी बोलिए, वेव्स है ना, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली देयर इज नो प्रॉब्लम दैट whatever you do. So this is, but what is the scientific basis for both Brahmari and Udgit? Effect of sound pressure level क्या है? Next slide please. When the natural frequency, देखिए, when the natural frequency of vibration की natural frequency एक force से मतलब force लगा के जो wave generate,
तो when the natural frequency of vibration is equal to the force frequency, then resonance will occur. What is resonance? Resonance बहुत आपने देखो जल तरंग देखी है ना, अरे पानी में रखते ना तुम जल तरंग बजाते हैं, है ना, तो जल तरंग तो जो ये रेजोनेंस फिनोमिना कहलाता है, क्या कहलाता है? रेजोनेंस फिनोमिना, ठीक है। तो रेजोनेंस फिर आकर नो एक्सटर्नल। तो अब असली बात क्या है? अध्यात्मवाद पे आइए, पॉजिटिव थिंकिंग पे आइए, सब पे आइए। यहां पे संस्थान में है, संस्थान का एक मूल मंत्र क्या है? हमारा भ्रामरी उद्गीत क्या कहता है? द थिंकिंग वाइब्रेशन ऑफ थिंकिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी, वाइब्रेशन ऑफ थिंकिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। इंसान की सोच का जो वाइब्रेशन है, दैट कैन बी कंट्रोल्ड इफ इट कैन बी रेजोनेटेड। अगर उसको कंट्रोल किया, कैसे कंट्रोल होगा? अगर उसको रेजोनेट किया जाए तो थिंकिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी कैन बी कंट्रोल्ड। So this is the scientific validation for both Brahmari and Udgit, and I have already told you scientific validation for others. I hope that my time is over and we cannot go onward. So up to this we have covered biomathematics of the human body, biomechanics, and rest is the kinetics part. जब कभी डिस्कस करेंगे तब आगे करेंगे। आज मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। तो सर rate of thinking, sorry, vibration of thinking is rate of thinking. Yes, that is point. देखिए, जब रेट का मतलब है टाइम के साथ किसी पैरामीटर को चेंज होना। टाइम के साथ किसी पैरामीटर का चेंज जो है वो दो तरीके से होता है। पैरामीटर लीनियरली चेंज हो रहा है, जैसा कि आपने बताया था y इक्वल टू ax प्लस बी या y इक्वल टू mx प्लस सी। मतलब एक चेंज दो तरीके से होता है। एक स्ट्रेट लाइन चेंज है, टाइम के साथ उसको चेंज कर लीजिए, वो डेरिवेटिव कहलाता है। उसको टाइम के हिसाब से कैसे चेंज होगा। दूसरा होता है वाइब्रेशन, मतलब तरंगों के फॉर्म में, ऐसे ऐसे ऐसे। आपकी सोच जो है, अभी कुछ बोल रहे, थोड़ी देर फिर कुछ बोल दिया, थोड़ी देर फिर कुछ बोल दिया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये तरंगों के फॉर्म में जो सोच है ना, ये वाइब्रेशन कहलाता है। अब उसका एम्पलीट्यूड कितना है, आप थोड़ा सही बोल रहे हो या ज्यादा सही बोल रहे हो, थोड़ा झूठ बोल रहे हो या बड़ा झूठ बोल रहे हो, सर तो ये एम्पलीट्यूड कहलाता है जाकर के। कैसे बोल रहे हो, कितनी देर में, जल्दी जल्दी बोल रहे हो, देर में बोल रहे हो, टाइम पीरियड। तो ये वाइब्रेशन है, ये आपकी सोच है। So that means the subtle phenomena of thinking should be equalized physiologically with the auscultation of the vibration in the brain, something. हाँ, वाइब्रेशन है। मतलब कोई भी सोच का आप उसको सोच को आप एक कांस्टेंट रखें। हमने ये सोचा, रिप्लाई अगेन। अगर फ्लक्चुएटिंग, मतलब यू आर नॉट कॉन्फिडेंट एंड योर थॉट्स आर गोइंग अप एंड डाउन, प्लीज। दैट्स माय रिप्लाई। Thank you, sir. Om sir. In your mathematical models, which I have observed, there you have used often you have used Laplacian operators, as far as I understand. But नहीं why? हाँ, नहीं, मैथमेटिकल मॉडलिंग जो है, मैथमेटिकल मॉडलिंग कुड बी एवरीवेयर। आप जो भी कॉन्सेप्ट लें, वाइब्रेशन के लिए ही खाली नहीं है। इट कुड बी एनीवेयर, एनी शेप, एनी डिजाइन, और एनी रफ structure could be bring to the real structure in the when it is or refine करते हैं। The process of refinement of a rough model is a modeling. Sir, Laplacian operator क्यों बार-बार use कर रहे हैं? Laplacian operator. Yeah. Okay, Laplacian operator is Laplacian. You know, Laplacian operator delta is equal to delta square बोल दीजिए आप उसको। It is del square over del x square plus del square over del y square plus del square over del z। del square के साथ जो ये पार्शियल पैरामीटर है, इसके साथ वेलोसिटी भी ले लीजिए, इसके साथ कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग भी ले लीजिए, इसके साथ आपका जो केमिकल है उसकी कंसंट्रेशन भी ले लीजिए, तो C कुड बी, तो दैट विल बी del square C, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, दैट इज द पार्शियल कंसंट्रेशन। लाप्लास ने ये दिया था, इसलिए इसको लाप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं। सर, आपने भ्रामरी प्राणायाम में एक बिंदु बताया था कि इट अफेक्ट्स द वोकल कॉर्ड एंड द कार्डिक फंक्शन टू। हाँ, शायद वो बात रह गई। तो भ्रामरी प्राणायाम जब हम करते हैं, रेजोनेंस क्रिएट होता है, तो वो कार्डिक फंक्शन को कैसे इफेक्ट करता है, मैकेनिकली और न्यूरल वे से कैसे? मतलब यहाँ से जब हम रेजोनेंस क्रिएट करते हैं तो हार्ट में किस तरह से इफेक्ट जाता है, मैकेनिकल, न्यूरल? हाँ, कैसे मैकेनिकली है। देखिए, साउंड इज नथिंग बट इट इज द डिस्टर्बेंस ऑफ एयर। व्हेन द एयर, सो आप देखिए ईयर पे कैसे होता है,
व्हेन द एयर हिट्स द ईयर ड्रम को जब हिट करती है तो वेव्स होती है, कैसे भी है, आप बोल भी रहे हैं, मैं साउंड का वेव्स का मूवमेंट है, ईयर वेव्स चलती हैं ऐसे साउंड वेव्स, और जब साउंड वेव्स मूव होती हैं सिस्टम में, अंदर आपका ब्लड सर्कुलेशन है, उसकी वेव फिनोमेना है, जब दोनों एक ही फेस में मिलेंगी, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, और उससे होगा क्या, बहुत तेज तेज आप करोगे, कुछ करोगे तो होगा क्या, उससे आपको दिल में धक 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 एकदम, आप देखो रॉक नाइट्स होता धड़म धड़म, जब वो यहाँ पे आता है ना, आप जब कभी एयरपोर्ट उस पे आओ, जब स्वामी जी हेलीकॉप्टर से जाते हैं ना, तो यहाँ हेलीकॉप्टर जाता है, जरा उसके पास खड़े होकर देखना, जब वो उठता है तो आप देखना दिल कैसे आपको धक 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 120 डेसिबल की साउंड होती है। और पुराने म्यूजिक हैं, जब आप ये सुनते हैं ना 18-20 में, आप इंजॉय करते हो बढ़िया पुराने गाने। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ साउंड प्रेशर लेवल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे भी, बट दिस इज द मैकेनिकल प्रोसेस। आपने सर साउंड के ऑप्टिमल लेवल बताया था ना, 16 से लेकर 18 डेसिबल, जो भ्रामरी प्राणायाम में रेजोनेंस का आपने लिमिट बताया था 16 से लेकर 18 डेसिबल, तो ये क्या जो उसमें कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होता है, प्लाक का फॉर्मेशन होता है, उसको डिसॉल्व करने में साउंड काम करता है क्या? ये इस लेवल का साउंड जो 16 टू 18 डेसिबल का जो साउंड आपने बताया ना, भ्रामरी में इस लिमिट का साउंड निकलता है, तो इसके मैकेनिकल इफेक्ट जो कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकेज में प्लाक बनता है उसको डिसॉल्व करने यस आप सुनिए, देखिए आप उसका सुन लो, आप पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग पे आ गए। अब देखिए लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं ना, अब आपने कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट करने गए, बच्चे एग्जाम देने गए, पढ़ा तो है नहीं, अब जब पढ़ा नहीं है, एग्जाम पेपर सामने आ गया, तो तुरंत लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं। कैसे होते हैं एक्टिव? ऐसे सीधा लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, अब पेपर देखा आपने, अब न्यूरॉन्स कैसे मूव करते हैं, इस तरह मूव करते हैं। अब आपके एकदम दिमाग करूं या ना करूं, करूं या करूं, करूं या ना करूं, करूं, ऐसे मूव होते हैं। अब पढ़ा तो है नहीं, अगर पहले देखिए पढ़ा है, पहले पढ़े वाली बात, पढ़ा है उसने एकदम करूं या ना करूं, तुरंत करूं, तो न्यूरॉन लेफ्ट ब्रेन के राइट ब्रेन के न्यूरॉन्स आए, सीधे आपके सिग्नल से आया, सिग्नल गन से आया हाथ पे, दन 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 चालू लिखना। ये क्लोज कर्व है, प्लीज सी दिस इज ए क्लोज कर्व, सारे न्यूरॉन्स सब क्लोज कर्व, एंड क्लोज कर्व इज ऑलवेज ए साइन ऑफ स्टेबिलिटी। कैसे? आप देखिए, अगर दो अब ये छुट्टियां होंगी ना, अब ये सारे लड़के जो है ना सब जाएंगे, अपने शिक्षक लोग भी जाएंगे, 15-20 दिन बिछड़ जाएंगे, तो उसके बाद जैसे आएंगे देखेंगे, अरे आंख एकदम, अरे भाई बहुत दिन, तुरंत आगे गले मिलेंगे, तो गले मिलेंगे क्या मतलब? क्लोज कर्व, एंड क्लोज कर्व इज साइन ऑफ स्टेबिलिटी। आपस में विचारधाराएं मिलती है, इसलिए साइन ऑफ स्टेबिलिटी है, स्थायित्व है। लेकिन अगर एक दूसरे से लड़ाई है, तो वो उधर से आ रहा है, दूसरा इधर जा रहा, तो वो उधर चला जाएगा, वो उधर चला जाएगा, और ऐसा कैसा? ये कहलाता है हाइपरबोला। क्लोज कर्व जो होता है, सर्किल है क्लोज कर्व है, इलिप्स अंडाकार है ये क्लोज कर्व है, ये मैथमेटिकली प्रूव है, बिल्कुल पक्का। और अदरवाइज क्या होगा, जब एक दूसरे से नहीं मिलती है तो एक दूसरे के रास्ते बदल जाएंगे, तो ये हाइपरबोला बन जाएगा, हाइपरबोला। और हाइपरबोला इज अ साइन ऑफ अनस्टेबिलिटी, ये बिल्कुल प्रूव है, ऑलरेडी इट इज प्रूव। तो जो जिसने नहीं करा होगा तो करूं या ना करूं, करूं ना करूं, करा तो है नहीं, तो न्यूरॉन्स कैसे चले जाएगा? ऐसे इधर उधर जाएगा सारा। So my question is that as you have done a extensive research work on the effects of pranayama, so I just want to know that could you study any effect of these pranayams on muscle mechanism as well? Yes, हमारा आपने अभी दिखाया नहीं है, आपको चेस्ट पे क्या पड़ता है? Muscles. देखिए इम्पैक्ट एनालिसिस होती है, इम्पैक्ट एनालिसिस, तो चेस्ट पे कोई भी प्रेशर वेरी लार्ज फोर्स पड़ता है, वो इम्पैक्ट कहलाता है, इम्पैक्ट कहलाता है। तो इम्पैक्ट का इफेक्ट, तो उससे होता क्या है, उसको हम टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं ब्लास्ट वेव इंजरी। ब्लास्ट वेव इंजरी, उसको हमने, हमारा एक पेपर है, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं टाइम नहीं था, अदरवाइज मेरे पास मैं लाया था, और ये एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते देखे आप, जो जाते हैं एस्ट्रोनॉट, उसका भी हमने पूरा कर रखा है, तो उनको कैसे प्राणायाम करना चाहिए वो आप ही बताओगी। स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट कुड बी डन ऑन दैट। दिस इज माय आंसर।